नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सिंह गवर्नमेंट एग्जाम पॉइंट पर। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ 70वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम जो 2 बार हुआ था, आप सभी को पता है। एक बार सारे डिस्ट्रिक्ट में हुआ था 13 दिसंबर 2024 को, और एक बार हुआ था आपका बापू एग्ज़ाम टावर में हुआ था, जहाँ का पेपर लोगों ने कैंसिल किया था आयोग ने, तो वहाँ का भी पेपर हुआ था। तो आज मैं 13 दिसंबर 2024 को 70वीं बीपीएससी की जो परीक्षा हुई थी उसमें जो जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोग आज एनालिसिस करेंगे। उसके चारों ऑप्शंस को एनालिसिस करेंगे, आंसर भी बताएंगे, और बाकी 3 ऑप्शन क्यों गलत है वो भी बताएंगे। जहाँ जहाँ संभावनाएं होंगी वहाँ वहाँ एग्ज़ाम से ओरिएंटेड इम्पॉर्टेंट वहाँ फैक्ट्स भी आपको दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए सभी लोग जुड़ जाइए और लास्ट तक देखिएगा, एक शॉट में सब खत्म करेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयरन ओर। सवाल है कि इन निम्नलिखित में से कौन सा लौह का अयस्क है। तो याद रखिएगा, बॉक्साइट जो है ये बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है। याद रखिएगा, बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? एल्युमिनियम का अयस्क होता है। ठीक है। सिन्नाबार ये Hg मरकरी का अयस्क होता है। ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चन में बार बार पूछे जाते हैं, अयस्क होता है। पाइराइट आयरन का अयस्क होता है। लिमोनाइट यह भी आयरन का अयस्क होता है, लेकिन बीपीएससी ने उत्तर दिया था लिमोनाइट डी। तो इसका उत्तर डी बीपीएससी के अकॉर्डिंग हुआ था, इसी को याद रखिएगा। ठीक है, पायराइट भी होता है बट लिमोनाइट है जो बीपीएससी ने अपना उत्तर दिया है। ठीक है, तो बाकी 3 ऑप्शन भी मैंने आपको बता दिया कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, सिनेबार किसका है, पायराइट किसका है। इसका उत्तर हो जाएगा लिमोनाइट। तो आप समझ पा रहे हैं आप क्यों बीपीएससी ने डी दिया, वो बीपीएससी समझे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा। ये सवाल एक्चुअली में कैसे बनेगा, इसको बनाने के लिए रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होना चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होना चाहिए। यानी जो मेटल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा वह लिस्ट रिएक्टिव को वहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। तो आइए और रिएक्टिविटी सीरीज मेटल का लिखते हैं। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा पोटेशियम, फिर होता है सोडियम, फिर होता है कैल्शियम, फिर होगा आपका मैग्नीशियम, फिर होगा एल्युमिनियम, कॉपी में लिख लीजिए, फिर होगा जिंक, फिर होगा आयरन, उसके बाद में होगा टीन, उसके बाद में होगा लेड, उसके बाद में होगा हाइड्रोजन, उसके बाद में होगा कॉपर, उसके बाद होगा आपका कॉपर के बाद होगा आपका सिल्वर का, सिल्वर के बाद आपका होगा गोल्ड का, और गोल्ड के बाद लास्ट में होगा प्लैटिनम का। इसको याद रखिए। यहाँ रेफरेंस ले लीजिएगा हाइड्रोजन का रेफरेंस। हाइड्रोजन से ऊपर जो होंगे वो हाईली रिएक्टिव हैं और हाइड्रोजन के नीचे लिस्ट रिएक्टिव है। तो देखिए, आइए ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं। कहता है कि NaCl सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। अब यहाँ कॉपर है, यहाँ सोडियम है, तो सोडियम हाईली रिएक्टिव है कॉपर से, राइट। सोडियम क्या है, कॉपर से हाईली रिएक्टिव है, तो कॉपर सोडियम को डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। अब आते हैं सिल्वर नाइट्रेट में, सिल्वर और कॉपर को देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, तो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को हटा देगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट में जाएगा, कॉपर सिल्वर को वहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। ये बात आपको समझ में आया, मैं उम्मीद करता हूँ।
अब आइए ऑप्शन सी को देखते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम मैग्नीशियम से नीचे होता है, एल्युमिनियम इज लिस्ट रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, तो एल्युमिनियम क्या करेगा, मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं करेगा, ऑप्शन सी गलत हो गया। आयरन और सिल्वर की अगर हम बात करें, आयरन और सिल्वर की अगर हम बात करें, ठीक है, आयरन और सिल्वर की बात करें तो क्या होगा, आयरन मोस्ट रिएक्टिव है, सिल्वर लिस्ट रिएक्टिव है, फिर सिल्वर क्या करेगा, आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए आंसर क्या हुआ, डी। तो मैंने आपको बता दिया कि 3 ऑप्शन क्यों गलत है। ये सवाल पूछा था मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज से, ठीक है, तो इस रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, ऐसे ऐसे सवाल बीपीएससी पूछ रहा है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल पूछता है हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिक्वायर ए मीडियम। किस प्रकार के हीट ट्रांसफर में मीडियम की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है कंडक्शन जो होता है, कंडक्शन को सॉलिड मीडियम की जरूरत पड़ती है, सॉलिड मीडियम की। कन्वेक्शन को लिक्विड और गैस मीडियम को जरूरत पड़ती है। रेडिएशन को किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। रिफ्लेक्शन क्या है, लाइट का मिरर पर से रिफ्लेक्शन होना, तो उसका सवाल यहाँ आ ही नहीं सकता है। तो हीट ट्रांसफर, रेडिएशन, कन्वेक्शन और कंडक्शन की बात करेंगे तो रेडिएशन में किसी प्रकार के मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। कन्वेक्शन लिक्विड गैस में होता है, कंडक्शन सॉलिड में होता है। कल को आने वाले परीक्षा में अगर ऐसा सवाल पूछे कन्वेक्शन कंडक्शन पर, तो यहाँ से आपको लॉजिक मिल जाएगा, तो आप आंसर बना सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज सिक्रेटेड इन स्टमक। स्टमक में कौन सा अम्ल स्त्रावित होता है, कौन सा अम्ल होता है स्टमक में, तो आप सबको पता होना चाहिए स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये फैक्चुअल सवाल है। स्टमक में हमेशा HCl निकलता है, इसको याद कर जाइए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा सकता है। बाकी ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत है, ये एसिड स्टमक में रिलीज होता ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा मीटर यूज टू मेजर द डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल इज नोन एज। किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर, ये क्या करेगा, स्पीडोमीटर स्पीड को नापेगा, स्पीड को नापेगा, लिख लीजिए, इसलिए ऑप्शन ए सही नहीं होगा। आम मीटर करंट को मेजर करेगा, करंट को मेजर करेगा, लिख लीजिए कॉपी में, ये भी सही उत्तर नहीं है। ओडोमीटर यही डिस्टेंस को कवर करता है, डिस्टेंस को मेजर करेगा। ओडोमीटर कितना व्हीकल ने डिस्टेंस कवर किया उसको मेजर करेगा, ऑप्शन सी सही है। क्रोमोमीटर ये टाइम इंटरवल को मेजर करता है, टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल कितना लगा उसको मेजर करता है क्रोमोमीटर। इसको कॉपी में लिख लीजिए, ऑप्शन डी भी सही नहीं है, ओनली ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Who was the first one to propose a model for the atom, for the structure of an atom। एटम के स्ट्रक्चर के लिए किसने पहला मॉडल प्रपोज किया था, तो आप सबको पता होना चाहिए जे थॉमसन साहब थे। जे थॉमसन ने 1897 में, जे थॉमसन ने 1897 में एटॉमिक मॉडल दिया था, ये प्लम पुडिंग मॉडल, जिसमें इसने इसी मॉडल के तहत जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। कॉपी में लिख लीजिए। गोल्डस्टीन कोई मॉडल नहीं थे, गोल्डस्टीन ने कैनाल रे डिस्कवर किया था, कैनाल रे डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। रदरफोर्ड भी एटम के स्ट्रक्चर का मॉडल दिए थे, और बाद में रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था। कॉपी में लिख लीजिए, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का ये डिस्कवरी किया था, और रदरफोर्ड ने स्ट्रक्चर का एटम दिया था 1911 में, याद रखिएगा। नील बोर साहब ने भी एटम का स्ट्रक्चर दिया था, बट उन्होंने रेडियस के बारे में बताया था, एटम का रेडियस क्या होगा, याद रखिएगा। ये दिया था नील बोर ने, दिया था 1913 में, रेडियस के बारे में बताया था नील बोर ने। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि ऑप्शन ए गलत किए हुए हैं, बी गलत किए हुए हैं और डी गलत किए हुए हैं। आप समझ गए होंगे, उम्मीद रखता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जे थॉमसन
इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किए थे, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली क्या एक्सप्लेन किया? तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी एनसीईआरटी क्लास 11 में दिया हुआ है। डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास हमेशा कंजर्व रहता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, कंपोजिशन कांस्टेंट रहता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यह भी सही है, तो 1 2 4 करेक्ट है। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, याद रखिएगा। इसका 1 2 4 ही करेक्ट आंसर है, D3 अपने आप गलत हो जाता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल डिजीज दैट इज कॉल्ड एज एस्प्लेनिक फीवर, कौन सा निम्नलिखित में से जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है? ये एंथ्रेक्स होता है। एंथ्रेक्स को क्या कहते हैं? एस्प्लेनिक फीवर कहते हैं। टाइफाइड किससे होता है? टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है, कॉपी में लिखिए, ये होता है साल्मोनेला टाइफी से होता है। साल्मोनेला टाइफी से होता है टाइफाइड, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, कॉपी में लिख लीजिए। कोलेरा भी बैक्टीरियल डिजीज है, ये होता है विब्रियो कोलेरा से होता है। विब्रियो कोलेरा से होता है, कॉपी में लिख लीजिए। विब्रियो कोलेरा से होता है, कॉपी में लिख लीजिए। कल को ये सवाल आपको आ सकता है, याद होना चाहिए। ऑप्शन बी सही है, बाकी ऑप्शन गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कौन इसमें रिएक्शन दिया हुआ है, किस रिएक्शन के तहत? एक्सोथर्मिक का मतलब होता है उष्मा का बाहर निकलना, उष्मा का बाहर निकलना। वाटर का इवापोरेशन क्या है? वाटर को हीट करेंगे तब तो वाटर इवापोरेट करेगा, यानी वाष्पीकरण होगा। यानी यहाँ पर वाटर का इवापोरेशन क्या हो गया? इंडोथर्मिक हो गया। ठीक है। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, एसिड को डाइल्यूट कीजिएगा ना तो वहां से हीट बाहर निकलता है, तो एसिड का डाइल्यूशन क्या हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कॉपी में लिख लीजिए। रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइन, चूना पत्थर पानी डाल दीजिए, एकदम खदकना शुरू हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ये याद रखिएगा। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, कैम्फर को हीट करेंगे तो सॉलिड से गैस बन जाएगा, ये क्या होगा? इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो ऑप्शन 2 और 3 क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ऑप्शन ए सही हो गया, बाकी सब गलत है। अब बाकी सब क्या है? इंडोथर्मिक है, याद रखिएगा, आपको आसान हो जाएगा बाकी क्वेश्चन आने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑर्गेनिज्म डज स्पोर फॉर्मेशन अकर एज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट किया था क्योंकि इसमें फंगी भी सही है, फर्न भी सही है, ईस्ट भी सही है, सब सही है, तो मोर देन वन ऑप्शन सही था, इसलिए क्वेश्चन को गलत कर दिया गया। ठीक है, इस पर ध्यान मत दीजिए, आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग कोरंडम एंड क्रायोलाइट आर इंपॉर्टेंट ओर्स? क्रायोलाइट एंड कोरंडम आपका एल्यूमिनियम का ओर होता है, कॉपी में लिख लीजिए। क्रायोलाइट एंड कोरंडम आपका एल्यूमिनियम का ओर होता है, ऑप्शन बी सही है। सिल्वर का ओर क्या होगा? सिल्वर का होता है अर्जेंटाइट होता है, क्या होता है? अर्जेंटाइट होता है, अर्जेंटाइट, कॉपी में लिख लीजिए। सिल्वर का ओर का नाम है अर्जेंटाइट। आयरन अभी बताया था कुछ देर पहले, आयरन का ओर का नाम है पायराइट भी होता है और लिमोनाइट भी होता है, बट आप लिमोनाइट याद रखिएगा, बीपीएससी इसी ऑप्शन को सही मानता है, लिमोनाइट। टीन का क्या होगा बताइए? टीन के आयरन ओर का नाम है कैसीटेराइट, क्या नाम है? कैसीटेराइट, कैसीटेराइट नाम है टीन के ओर का नाम। तो मैंने आपको सबका ओर का बता दिया, ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? अब गैस को लिक्विड बनाना है तो क्या करोगे? हाई प्रेशर लगा, जब प्रेशराइज कीजिएगा तो गैस का मॉलिक्यूल काफी नजदीक आ जाएगा तो लिक्विड बनाएगा। आप काफी नजदीक गैस को ला रहे हैं तो तापमान कम कर दीजिए, तो क्या होगा? लॉजिकल सवाल था ये। लो टेम्परेचर हाई प्रेशर कीजिएगा तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन लॉजिकली गलत है। समझ गए बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है? रक्त में तरल भाग कौन सा है?
याद देखिए, रक्त का तरल भाग होता है प्लाज्मा। WBC को बोलते हैं फाइटिंग सेल। WBC क्या है? फाइटिंग सेल, याद रखिएगा, फाइटिंग सेल होता है WBC, फाइटिंग सेल होता है WBC। RBC क्या है? RBC में ही होता है HB, RBC में हीमोग्लोबिन होता है, इसी के कारण RBC लाल कलर का दिखाई होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ब्लड प्लेटलेट्स, ये क्लॉटिंग में हेल्प करता है, क्लॉटिंग में, ब्लड के क्लॉट में हेल्प करेगा ब्लड प्लेटलेट्स, याद रखिएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? बाकी ऑप्शन भी बता रहा हूँ, कल को पूछ सकता है। इसी हीमोग्लोबिन में आयरन नाम का मेटल होता है, कल कोई भी पूछ देगा आपसे कि हीमोग्लोबिन में कौन सा आइटम होता है, क्या जवाब दीजिएगा? आयरन होता है, RBC। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें से कौन सा प्रथम कृत्रिमीय तैयार किया गया तत्व है? ये टेक्नोटोनियम होता है, TC। टेक्नोटोनियम TC है जो पहला आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एलिमेंट है, पहली बार कृत्रिम तैयार किया गया एलिमेंट है। इसको रट जाइए, बाकी एलिमेंट को कृत्रिम से नहीं किया गया, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से कौन सा एक जायद फसल है? तो लिखिए, कॉटन जो होता है ये खरीफ क्रॉप है, कॉटन खरीफ क्रॉप है, कॉपी में लिख लीजिए। ग्राम आपका रबी क्रॉप है, ग्राम रबी क्रॉप है। मस्टर्ड रबी क्रॉप है। बच गया फॉडर, फॉडर एक जायद क्रॉप है, यानी जायद फसल है, याद हो गया। बाकी भी लिख लीजिए कॉपी में। इस तरीके से आपका रिवीजन भी हो रहा है, क्योंकि 72वां BPSC आने वाला है, 25 अक्टूबर का एग्जाम है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है। मेलामाइन को इस्तेमाल करते हैं फ्लोर टाइल्स बनाने में, डेकोरेटिव सामान को बनाने में यूज करते हैं। मेलामाइन एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। PVC, पॉलीथीन और थर्मोप्लास्टिक, ये सब क्या है? ये सब आपका थर्मोप्लास्टिक एग्जाम्पल है, थर्मोप्लास्टिक। ये सब PVC, पॉलीथीन, थर्मोप्लास्टिक खुद क्या है? थर्मोप्लास्टिक एग्जाम्पल है। थर्मोप्लास्टिक को जब हीट कीजिएगा तो ये सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। इसको जब कूल कीजिएगा, ठंडा कीजिएगा तो क्या होगा? हार्ड हो जाता है, याद कीजिएगा, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक को मोल्ड कर सकते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को रीमोल्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए मेलामाइन उसका एग्जाम्पल हो गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विकिरणें शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है? इंफ्रारेड रेडिएशन हीटिंग कॉज करता है, इंफ्रारेड रेडिएशन हीट कॉज करता है, इसी हीट की वजह से बॉडी को एक से रिलीफ मिलता है। यूवी रेडिएशन खतरनाक होता है, यूवी रेडिएशन क्या है? खतरनाक होता है, ये आपको आँख की पुतली को जला सकता है, स्किन कैंसर कॉज कर सकता है, ठीक है। विजिबल रेडिएशन कोई ऐसा काम नहीं है, ये विजिबल रेडिएशन क्या है? देखने में मदद करता है। तो ओनली ऑप्शन ए करेक्ट, बाकी सब गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? यानी स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट क्या है? किससे मिलकर जीवन बना है? जीवन बना है सेल से मिलकर के, याद रखिएगा, सेल से। चीज और याद रखिएगा, सेल्स जब बहुत सारा सेल आपस में मिलता है तो टिश्यू बनाता है। क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। जब बहुत सारा एक समान जब टिश्यू बहुत सारा मिल जाते हैं आपस में तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। और जब सिमिलर एक प्रकार का ऑर्गन मिल करके किसी खास काम को करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम। इसको याद कर लीजिए, ये सीक्वेंस है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। समझ गए? बाकी ऑप्शन क्यों गलत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक घटक है? फैक्चुअल सवाल है कि सोडा अम्ल में किस कंपाउंड का कंपोजिशन होता है? तो सोडा अम्ल में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है।
यही होता है, इसको याद रखिए, रट जाइए, याद रखिए, ये फैक्चुअल सवाल है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट ही सोडा एसिडिफायर का कंपोजिशन होता है, बाकी कंपोजिशन गलत है। ठीक है, समझ पा रहे हैं, मजा आ रहा है? वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से कौन सा फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करते हैं शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए? इसका उत्तर है फास्फोरस। फास्फोरस का फर्टिलाइजर में होना बहुत जरूरी। इससे बहुत सारे तरह का फर्टिलाइजर हम लोग बनाते हैं, जैसे कि एक होता है एसएसपी, सिंगल सुपर, लिख लीजिए कॉपी में, एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइजर। इससे एक और बनता है टीएसपी, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। इससे एक और फर्टिलाइजर बनता है जिसका नाम है डीएपी, डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट। डीएपी हो गया डाई अमोनियम फॉस्फेट, टीएसपी हो गया ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, एसएसपी हो गया सिंगल सुपर फॉस्फेट। ये तीनों क्या है? ये तीनों फर्टिलाइजर है। किसका? ये तीनों फर्टिलाइजर है आपका फास्फोरस का। याद रखिएगा, बाकी का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल पूछता है कि निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? तो क्लोरोफिल का फोटोसिंथेसिस में क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करता है। यही सही उत्तर होगा। CO2 का रिडक्शन होता है, इसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन होता है। क्या होता है? डार्क रिएक्शन। ये फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन। वहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके हम लोग ग्लूकोज स्टार्च को बनाते हैं। याद रखिएगा, वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए क्लोरोफिल में, क्लोरोप्लास्ट में pH2 फोटोसिस्टम 2 की जरूरत पड़ती है। फोटोसिस्टम 2 की जरूरत पड़ती है। यहीं पर एक प्रोटीन होता है मैग्नो प्रोटीन, मैग्नो प्रोटीन होता है, मैग्नो प्रोटीन होता है, उसको याद रखिएगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? यानी एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट लीवर से बाइल को रिसीव करता है? उत्तर होगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्ट, लिख लीजिए कॉपी में, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में ही बाइल आके रिसीव होता है। याद रखिएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट है, सिकम, कोलन, रेक्टम। याद करिए। स्टमक में 4 पार्ट है, फंडस, कार्डियक, पाइलोरिक, बॉडी। FCBP। F से फंडस, C से कार्डियक, P से पाइलोरिक, B से बॉडी। एसोफेगस में होता है पेरिस्टाल्टिक मोशन। एसोफेगस में होता है पेरिस्टाल्टिक मोशन। ये सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहा हूँ, कल के पूछ सकता है। स्टमक में कितने पार्ट्स होते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सा पार्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन सा पार्ट होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ड्यूडेनम, लिख दिया। उसके बाद में होगा इलियम, उसके बाद में होगा जेजुनम। यही आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है जहां पर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है और फूड का डाइजेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। तो इससे जितने संबंधित बातें थी हमने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल पूछता है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है? कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट। मैग्नेटिक फोर्स के लिए कॉन्टैक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, दूर से ही फोर्स लगता है। फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है, जब दो सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट करता है तो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। ये कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। इम्पैक्ट फोर्स, उसको भी चाहिए कॉन्टैक्ट, तो ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। याद रखिएगा, फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स, इम्पैक्ट फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स। याद रखिएगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसमें से कौन सा एक मुख्य कारण है वायु प्रदूषण का? तो फॉसिल फ्यूल का जलना सबसे बड़ा मुख्य कारण है। फॉसिल फ्यूल का जलना, इसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड काफी डेंजरस गैस निकलता है। डिफोरेस्टेशन से ग्लोबल वार्मिंग होगा, पेस्टिसाइड से सॉइल पोल्यूशन होगा, प्लास्टिक से भी सॉइल पोल्यूशन होगा, फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से आपका एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि वायर के रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? तो वोल्ट बराबर करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो यहाँ से निकाल लीजिए रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इक्वल टू वोल्ट डिवाइडेड बाई करंट। तो R बराबर V बटे I, आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी सब आंसर गलत है। समझ पा रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका रिवीजन भी हो रहा है। किस प्रोसेस के तहत ऑर्गेनिक मैटर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म तोड़ता है? ऑर्गेनिक मैटर, सरा गला पत्ती, ये सब ऑर्गेनिक मैटर है। इस प्रकार के प्रोसेस को बोलते हैं क्या? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में ऑर्गेनिक मैटर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म तोड़ता है। फर्मेंटेशन में क्या होता है? इसमें आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड पर ईस्ट को डाल दीजिएगा तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का फर्मेंटेशन होता है, और फर्मेंटेशन होकर क्या बनेगा? एथेनॉल बनता है। तो ये होगा नहीं। रेस्पायरेशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड को एरोबिक डाइजेस्ट करके वहाँ से एटीपी निकालते हैं अपने ऊर्जा के लिए, होगा नहीं। फोटोसिंथेसिस में स्टार्च बनता है वाटर और CO2 को जोड़ के, ये भी होगा नहीं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं सारे ऑप्शंस को बता दे रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट सवाल है कि सोलर कांस्टेंट का वैल्यू क्या है। इस टाइप का फैक्चुअल सवाल नहीं लगाइएगा, वही सही रहेगा, वरना तुक्का लगाइएगा गलती होगा और आपका नेगेटिव चल जाएगा। उत्तर होगा 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, यही उत्तर है इसका। ये बिल्कुल फैक्चुअल सवाल है, यही है सोलर कांस्टेंट। इसको रट जाइए। खैर दोबारा सवाल नहीं पूछेगा क्योंकि बीपीएससी अपने पैटर्न बदल चुका है। ठीक है, तो मैंने सारे ऑप्शन बताया, जो सही जवाब तो वही बता दिया। इस तरह से आपका ढेर सारा रिवीजन हो गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सॉरी हमको लगा कि लास्ट तो था कि अगला क्वेश्चन ये है, इसमें टेस्ला का इक्विवेलेंट ऐसा यूनिट क्या है? टेस्ला का न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। तो ये होगा नहीं। एम्पियर पर न्यूटन, ये गलत ऑप्शन है। न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, ये होता है टेस्ला का ऐसा यूनिट। किसका ऐसा यूनिट है? टेस्ला का यूनिट है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। न्यूटन पर एम्पियर सेकेंड, ये गलत ऐसा यूनिट दिया हुआ है। तो ओनली ऑप्शन सी सही, बाकी सारा ऑप्शन गलत है। न्यूटन पर कूलम याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स का आपका क्या है? ऐसा यूनिट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। और इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपका रिवीजन हो गया होगा 70 बीपीएससी के क्वेश्चंस का, जो 13 तारीख को हुआ था। अब अगली बार हम लाएंगे इसका जो एग्जाम हुआ था 4 जनवरी 2025 को, जो बापू एग्जामिनेशन हॉल में हुआ था पेपर, उसका डिस्कशन कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।